बस क्या हाल है। आज हम जो मैंने आपको पहले लेक्चर दिया था उसकी आज हम कंप्लीशन करेंगे। पहले चैप्टर की जो आपके एसेंशियल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी मैंने किताब भेजी है, उसके पहला चैप्टर का आज हम इख्तिताम करेंगे। तो उसका कुछ हिस्सा रह गया था, तो आज हम उस हिस्से को डिस्कस करते हैं अगर पॉसिबल हो सके तो। अच्छा, अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी प्रैक्टिसेस बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो गई थी। एक साइंटिस्ट था जिसे हम कहते हैं हिपोक्रेट्स ऑफ कॉस, 460 बीसी के अंदर, बिफोर क्राइस्ट। ही वॉज द साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एनाटमी एज वेल। एनाटमी के फादर के तौर पर भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा उसने एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी कुछ काम किया था, जिसे हम कहते हैं प्रोटो एपिडेमियोलॉजिस्ट। प्रोटो इसलिए क्योंकि उसने किसी चीज़ को काउंट नहीं किया। तो नॉर्मली एपिडेमियोलॉजी में आप स्टैटिस्टिक्स को, नंबर्स को, ट्रेंड्स को काउंट करते हैं, लेकिन हिपोक्रेट ने उस काउंट नहीं किया था डिजीज़ के बारे में, लेकिन उसने एपिडेमियोलॉजी की बेसिक या प्रैक्टिसेस को ज़रूर फॉलो किया था। फिर उसके बाद इसके ऊपर काम होता गया, क्वांटिटेटिव मेथड आए कि किस तरह डिज़ीज़ की डेवलपमेंट होती है और डिज़ीज़ का अपने कॉजेज़ के साथ कैसे रिलेशनशिप होता है। इसकी एक बड़ी वजह जॉन ग्रांट था। जॉन ग्रांट एक साइंटिस्ट था जिसने 1620 से 1674 तक उसने एक डेथ के ऊपर काम किया था, और उसकी एक बिल था जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। तो बेसिकली उसने स्टडी किया था, उसकी एक्सेस हुई थी उन रजिस्टर्स तक जिनमें डेथ के नंबर कि मेल कितनी डेथ हुई है एरिया के अंदर, फीमेल कितनी हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, सीजनल वेरिएशन की वजह से मोर्टेलिटी कितनी है, अफेक्ट ऑफ हॉस्पिटल का क्या रोल है, सर्जन का क्या रोल है, मोर्टेलिटी कम कैसे होती है, मोर्टेलिटी ज़्यादा कैसे होती है। उसने वो न्यूमेरिकल अकाउंट मुहैया किया था अपने बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी में। आज आप देखते होंगे इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। ये उसी लाइफ इंश्योरेंस काउंटिंग होती है ना, कि किसको कितनी काउंटिंग देनी है इंश्योरेंस की बुनियाद पर, वो इसके बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी की बुनियाद पर होती है। ये इसका बिल ऑफ मोर्टेलिटी था जो था। इसके मुताबिक देखिए कि जीरो की एज के अंदर कोई डेथ नहीं है, सर्वाइवर हैं 100, कि 100 आउट ऑफ 100 सर्वाइवर हैं। 6 इयर्स की एज में 36 डेथ हुई और 64 सर्वाइवर हुए। 100 में से आपने 36 माइनस किया तो 64 सर्वाइवर हुए। तो 6 उम्र तक पहुंचने के लिए आपका चांस ऑफ लिविंग क्या है, सिर्फ 64% था। यानी कि 64% लोग 6 साल की उम्र को पहुंचते थे। 16 साल की उम्र को सिर्फ 40% पहुंचते थे, क्योंकि इस 64 में से 16 की एज तक 24 ने सरवाइव किया। 24 की डेथ हुई तो 40 ने सरवाइव किया। इसका मतलब है 40% चांस ऑफ लिविंग था। इसी तरह आप देखें 56 के अंदर 6% चांस और 76 के अंदर सिर्फ 1% चांस रह गया था आपके, जिनके एक इंसान जो उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर, उस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, उसके 76 ईयर्स तक पहुंचने का चांस सिर्फ 1% था। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की स्टोरी थी। नॉर्मली उस ज़माने में एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ आपको थ्रू आउट द लाइफ एनकाउंटर करने पड़ते थे। हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थी, हमारे पास वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उस टाइम ओनली 3 आउट ऑफ 100 लोग 66 की एज को पहुंचते थे, एंड 1 आउट ऑफ 100 76 की एज के ऊपर पहुंचते थे। उसके बाद जो अगला साइंटिस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट था वो अलेक्जेंडर लुइस था। 1787 के अंदर उसने कुछ अर्लीस्ट स्टडी की थी कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस कैसे होगी। उससे पहले बिलीव किया जाता था कि जब किसी को डिजीज हो जाए तो आप ब्लड लेटिंग करें, यानी कि ब्लड को जिस्म से निकालें तो रिकवरी हो जाती है। उसने ये पहली दफा प्रूव किया था कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथड। आप ब्लड लेटिंग के जरिए डिजीज की रिकवरी नहीं कर सकते। उसी जमाने में उसका एक स्टूडेंट था जिसे हम विलियम फेर के नाम से जानते हैं। फेर वाज अ फिजिशियन, ही वाज अ स्टैटिस्टिशियन एज वेल। उसने 1837 के अंदर ऑक्यूपेशन
के पर्सपेक्टिव से एपिडेमियोलॉजी को अडॉप्ट किया था। उसने स्टडी की थी कि मॉर्टेलिटी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में कितनी है, सिंगल्स के अंदर कितनी है, मैरिड के अंदर कितनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ क्या है। और उसने अपने ये फाइंडिंग पब्लिश भी की थी एनुअल रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल के अंदर, जो यूके के अंदर प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम एपिडेमियोलॉजी के अंदर है वो है जॉन स्नो का। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये वो इंसान था जिसने पहली दफा डिजीज को ट्रैक बैक किया था कि डिजीज को उसके कॉज के साथ आपने कैसा ट्रैक करना है। लंदन में उन दिनों कॉलरा का आउटब्रेक हुआ था जब इसने जॉन स्नो ने अपना काम किया। 1953 गालिबन टाइम है वो, 1953 से 1956 तक, जब कॉलरा का आउटब्रेक होना शुरू हुआ। उस वक्त क्या होता था, जो वाटर होता था, पानी इनटेक होता था, वो पंप्स के जरिए होता था। मुख्तलिफ नलके लगे हुए थे लंदन की स्ट्रीट्स में जहाँ से वो वाटर हासिल करता। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप ये देख सकें तो। ये लंदन वाटर सप्लाई आती थी, साउथवर्क एंड वॉक्सल कंपनी करती थी और लैम्बेथ कंपनी करती थी। ये दोनों कंपनीज इन रीजन के अंदर लंदन के सप्लाई करती थी। ये पूरा रीजन लंदन का जो सा ग्रीन वाला है ये साउथवर्क एंड वॉक्सल के पास था। ये जो सा ऑरेंज है ये लैम्बेथ के पास था, और जो सा शेड मिक्स है ये दोनों कंपनीज इस एरिया के अंदर सप्लाई करती थी। अच्छा, उसने इसने क्या किया, ही वॉज द बिफोर हिम द पीपल यूज टू थिंक एक्चुअली कॉलरा ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, या वो म्याज़मा की तरह से म्याज़मा की वजह से स्प्रेड करता है। म्याज़मा एक थेरी थी, डिजीज थेरी, जो जॉन स्नो से पहले एग्जिस्ट करती थी। उसके मुताबिक ये होता था कि बैड एयर, म्याज़मा का मतलब होता है बैड एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज। He was the first one who actually said that the bad air is not responsible for causing any infectious disease. People before him, even at his time, used to think that cholera is spread because of, or bad air is the cause of cholera, and it could spread from one individual to another individual. He was the first one who actually found out or tracked down that the water is responsible, the contaminated water is responsible for the outbreak of cholera. तो उसने वाटर के ऊपर काम किया था। उसने स्टडी किया कि साउथवर्क और वॉक्सल के जो नंबर ऑफ हाउसेस जिन्हें पानी सर्व होता है वो 40,046 हैं, जिनमें से डेथ तकरीबन 1,263 की हुई, और डेथ रेट पर 10,000 हाउसेस 315 था, विच इज़ हाई नंबर एज कम्पेयर टू लैम्बेथ एंड द रेस्ट ऑफ द लंदन। लेट अगस्त 1853 के अंदर दोबारा आउटब्रेक हुई, और वो अब की दफ़ा आउटब्रेक हुई एक स्ट्रीट थी, ब्रॉड स्ट्रीट, लंदन के अंदर। जो ब्रॉड स्ट्रीट के ऊपर जो रेजिडेंट थे वहाँ ज़्यादा आउटब्रेक थी। तो ब्रॉड स्ट्रीट के ऊपर एक पंप भी लगा हुआ था जिसको उसने ट्रैक किया। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, द वाटर सोर्स फ्रॉम दिस पंप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड और द आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। अगर मैं आपको इसका ये दिखा सकूँ, हाँ, ये ब्रॉड स्ट्रीट थी। यहाँ ये जो एरो है, यहाँ ये पंप है, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, कोई भी एपिडेमियोलॉजिस्ट या पब्लिक हेल्थ का जिसे आइडिया है या इंटरेस्ट है, वो अगर लंदन का विजिट कभी करे तो वो इस पंप का विजिट ज़रूर करता है। ये ब्रॉड स्ट्रीट के ऊपर पंप आज भी मौजूद है। उस पंप को समझा जाता था कि ये रिस्पॉन्सिबल है, उसने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वाटर सोर्स रिस्पॉन्सिबल है डिजीज स्प्रेड करने की। वो पंप भी मैं अगर आपको दिखाऊं कि वो पंप कैसा है, ये है वो पंप जो आज भी एग्जिस्ट करता है। उसे उन्होंने मोनूमेंट के तौर पर उस जगह पर आज भी रखा हुआ है। तो इस तरह उसने इसको डिस्कवर किया, फिर उसने ट्रैक बैक किया इसके अंदर इन्फेक्शन डिजीज कैसे आया, क्योंकि सिंपल उसने पहले अथॉरिटीज़ को इस बात पे कन्विंस किया कि आप इसको रिमूव करें। जैसे ही वो पंप रिमूव हुआ, वाटर सोर्स वहाँ से ख़त्म हुई, तो कॉलरा के जो केसेस थे वो बहुत कम हो गए। फिर उसने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की कि क्यों ये कॉलरा इस पानी में कैसे मिक्स हुआ। तो उसे पता लगा कि एक मदर थी जिसका इन्फेंट जो सा था, बच्चा था, उसको कॉलरा हुआ था, और उसने उसका जो सा इन्फेक्टेड, उसको डायरिया पहले हुआ, कॉलरा में डायरिया होता है, और उसने जो जिसे आज हम पैम्पर के तौर पर जानते हैं, उस टाइम वो सिर्फ कपड़ा यूज़ करते थे, तो वो जो सा डायपर था वो उसने उस पंप के करीब, जो वो कुआं था उस पंप का, उसके करीब फेंका था।
उस डायपर को जो इन्फेक्टेड था डायरिया से, ऐसे बच्चे के जिसे कॉलरा था। दिस मीन्स के उस डायपर के अंदर कॉलरा का बैक्टीरिया मौजूद था। तो इस तरह ये स्प्रेड होना शुरू हुई। तो उसने ये ट्रैक बैक किया कि एक्चुअली उस बच्चे की डेथ और उस माँ की जो उसने डायपर उस कुएं के पास फेंका था, उससे ये कॉलरा इसके अंदर मिक्स हुआ। जब कॉलरा इसके साथ मिक्स हुआ तो वाटर के अंदर आ गया और जिसने वो पानी पिया वो इन्फेक्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी कि आप किस तरह इसको डिजीज को काउंटर करते हैं। इसमें एक ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं वाटर पंप का कि किस तरह रेट ऑफ डेथ डिक्रीज हुआ, ये देखें। ये 29 सितंबर अगस्त को तकरीबन केसेस आना शुरू हुए और फिर उन्होंने पीक पकड़ी। और थोड़ा कम हुए। 8 तारीख को 8 सितंबर को इन्होंने इस पंप को स्नो की वजह से, जॉन स्नो के कहने पे, जब उसने कन्विंस किया अथॉरिटीज को, इसको रिमूव किया। जब पंप को रिमूव किया तो केसेस बहुत तेजी से कम होना शुरू हुए। तो ही कंक्लूडेड कि द वाटर फ्रॉम दैट पंप was responsible for the spread of cholera और इवेंचुअली उसने ट्रैक डाउन भी किया कि किस तरह कॉलरा का इन्फेक्शियस एजेंट उस तक पहुंचा था। अच्छा, सेकेंड हाफ जो 19th सेंचुरी का था उसने एपिडेमियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी, यूके के अंदर, यूएसए वगैरह के अंदर। लेकिन उस वक्त जो ज़्यादा काम हुआ वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर हुआ। लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में या डाइटरी डिजीज़ के बारे में लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो साइंटिस्ट ने जो एपिडेमिक का काम किया, एपिडेमियोलॉजी का काम किया, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस एजेंट्स के ऊपर किया, इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम किया। उस टाइम एक बड़ा काम ये हुआ। अच्छा, इसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले गोल्डबर्ग एक साइंटिस्ट था 1900 के ऊपर, 1900 में, हंगेरियन फिजिशियन एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो वहाँ की पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर काम करता था। वो इन्फेक्शियस डिजीजेस की एपिडेमियोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन एक्चुअली ही डिस्कवर्ड अ डिजीज कॉल्ड पेलेग्रा, जो समझा जाता था कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है। ही एक्चुअली प्रूव्ड दैट पेलेग्रा इज नॉट द इन्फेक्शियस डिजीज बट इट्स अ डाइटरी ओरिजिन। और आज शायद मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं कि पेलेग्रा कैसे होता है। इसके अंदर डर्माटाइटिस हो जाता है, डिमेंशिया, डायरिया, स्किन रैशेस एंड इवेंचुअली कई दफ़ा डेथ भी हो जाती है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से ये आमतौर पर होता है। अच्छा, फिर मैं ये ग्राफ की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा था कि एपिडेमियोलॉजी का उस जमाने में एक काम ये भी हुआ कि कॉज के ऊपर काम होना शुरू हुआ कि आउटकम लाजमी किसी कॉज की वजह से होता है। एक कैंसर के ऊपर काम हुआ कि एवरेज नंबर ऑफ सिगरेट्स की वजह से डेथ रेट इंक्रीज होता है। जितनी स्मोकिंग की हैबिट्स पर डे आप सिगरेट इंक्रीज करते हैं, उसी तरह आपके चांसेस भी लंग कैंसर की वजह से मरने के इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आप ये देखें, ये ग्राफ देखें कि जिस तरह ये आपकी सिगरेट्स हैं एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपकी नंबर ऑफ डेथ हैं, तो ये आपके जैसे जैसे सिगरेट इंक्रीज हुई हैं वैसे वैसे आपकी डेथ भी इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं। तो ये भी एपिडेमियोलॉजी का काम था जिसने कॉजेशन के ऊपर काम करना शुरू किया। ये आपको मैं बता दें, और ये काम किसने किया था? वेंडर एंड ग्रैहम ने 1950 के अंदर तकरीबन ये काम किया था, जहां उन्होंने बताया कि स्मोक का डायरेक्ट लिंक है कैंसर के साथ। यहाँ पहली नहीं दूसरी दफ़ा ये स्टडी शुरू हुई, केस एंड कंट्रोल की स्टडी, या इनफैक्ट पहली दफ़ा हुई। इससे पहले जो थोड़ा सा काम हुआ था इसके ऊपर वो प्रिंगल ने किया था, केस एंड कंट्रोल स्टडी के ऊपर। वो प्रिंगल ने विटामिन सी और स्कर्वी के ऊपर काम किया था कि किस तरह सिट्रस फूड की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो सकती है। वो प्रिंगल ने किया था, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उस बारे में पढ़ सकता है। तो ये काम था ज़्यादातर। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी ऑफर क्या करती है, आपको क्या बताती है एपिडेमियोलॉजी आमतौर पर? जो पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा एरिया है वो एपिडेमियोलॉजी है। और एपिडेमियोलॉजी बेसिकली आपको डिजीज़ और उसके कॉज के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि डिफरेंट कॉजेज़ किस तरह मिलकर एक डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर किस डिजीज़ का ट्रेंड ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है, उसका कॉज क्या है, और उसकी फिर एंड में जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो है कि पॉसिबल सॉल्यूशन उसकी क्या है।
ये भी एपिडेमियोलॉजी बताते हैं कि एक डिजीज को लाने के लिए मल्टी फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर जो सफिशिएंट फैक्टर होता है वो अकेला डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट फैक्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने अगर मलेरिया की बात करें, वो प्लाज्मोडियम से फैलता है, वो हमारा मेजर इटियोलॉजी है उसकी, प्लाज्मोडियम। लेकिन उससे प्लाज्मोडियम को ह्यूमन तक पहुंचने के लिए वेक्टर की ज़रूरत है जो मॉस्किटो है। उससे वाटर की ज़रूरत है जब मॉस्किटो सर्वाइव कर सकता है। उसे लोगों में जाहिलियत की ज़रूरत है कि लोगों को पता ना हो कि मॉस्किटो से कैसे बचना है। अनअवेयरनेस, पोवर्टी, एजुकेशन का ना होना, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब कुछ आपको एपिडेमियोलॉजी बताती है। अब एक चीज होती है एपिडेमियोलॉजी की डिस्क्रिप्टिव हेल्थ स्टेटस क्या है, कि आपने ऑब्जर्वेशन के जरिए किसी का हेल्थ स्टेटस को रिकॉर्ड किया और आइडेंटिफाई किया कि यहाँ इशू क्या है, डिफरेंट लोगों के अंदर क्या इशू है। फॉर एग्जांपल, एक वाइट पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है, ब्राउन के अंदर क्या है, लैटिन अमेरिकन के अंदर कौन से डिजीज प्रेवलेंट कर सकते हैं, अफ्रीकन के अंदर कौन से कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो प्रोन हैं पोलन एलर्जी के लिए। इसी तरह जो हायर एटीट्यूड के ऊपर लोग रहते हैं उनके अंदर मलेरिया या डेंगू या मॉस्किटो वेक्टर के डिजीजेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी जहां आप ऑब्जर्वेशन के जरिए लोगों के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कॉजेशन, कि आपने रिलेशनशिप डेवलप करना है एक डिजीज के और एक कॉज के दरमियान, कि एक डिजीज क्यों फैलता है, उसकी जो से मल्टी कॉजेज हैं उनका रिलेशनशिप आपने डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक लंग डिजीज है जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है, आमतौर पर ये जेनेटिक फैक्टर आपका जीन्स के अंदर वेरिएशन होती है जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप मोलेकुलर एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ एस्बेस्टॉस होता है, वहाँ डेवलपमेंट ऑफ लंग मीजोथेलुमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक टाइप ऑफ लंग कैंसर है जो बहुत रेयर है। इसके अंदर आमतौर पर इसकी आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल होती है। नॉर्मली थर्ड स्टेज के ऊपर होके जाके होती है। जब थर्ड स्टेज पर आपका आइडेंटिफिकेशन हो रही है डिजीज़ की, कैंसर की ख़ास तौर पर, तो वहाँ आपकी प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा ग्रेव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ना सिर्फ जेनेटिक्स के दरमियान फैक्टर आपको बताती है बल्कि इन्वायरमेंट के फैक्टर भी बताती है डिजीज़ की। एस्बेस्टॉस आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक डिफेक्ट्स आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है, या आपका मोलेकुलर लेवल के ऊपर है। इसी तरह डायबिटीज़ के ऊपर जो काम हो रहा है, हम हमेशा पेरेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं कि वो पेरेंट्स से जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी तरह बहुत से सिकल सेल एनीमिया अनदर एग्जांपल आपकी हो सकती है जो आमतौर पर जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। तो ये कॉजेशन के बारे में बताती है। तीसरा हमारा होता है एवेल्युएशन ऑफ इंटरवेंशन, कि अगर आपने एक दफ़ा कॉज तो आपको पता लग गई, डिजीज़ भी आपको पता लग गया, अब आपका प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम क्या है। ये प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी में आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह प्राइमरी प्रिवेंशन के ज़रिए डिजीज़ को आने से रोक सकते हैं। अब ये आपकी इंटरवेंशन होती है कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन, ऐसी इंटरवेंशन जिस पर कम पैसा लगे और डिजीज ना आए, एज कंपेयर टू डिजीज आ जाए और उसकी फिर आप ट्रीटमेंट करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज के एपिडेमियोलॉजिस्ट नेचुरल हिस्ट्री या कोर्स ऑफ आउटकम के बारे में भी बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, इंडिविजुअल के अंदर भी और ग्रुप्स के अंदर भी। प्रोग्नोसिस, इसका मतलब ये है कि एक डिजीज़ आ गया तो ट्रीटमेंट के बाद उसको कैसे रोका जा सकता है, या उसको सोसाइटी के अंदर फैलने से रोक सकते हैं, या एक केस से आप कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्लिनिक्स के अंदर कि वो दूसरों तक ना पहुंच सके। ये नेचुरल हिस्ट्री होती है। एपिडेमियोलॉजिस्ट करते क्या है, मैंने आपको बताया 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर: पर्सन, प्लेस एंड टाइम।
उस दो तरह की स्टडीज हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, एक इंटरवेंशन होती है। डिस्क्रिप्टिव आपको तमाम जवाब देती है, डिजीज का इटियोलॉजी क्या है, किन लोगों में हुआ, किस प्लेस पे हुआ, किस टाइम में हुआ। जो चीज वो आपको नहीं बताती, वो ये नहीं बताती कि वाई, क्यों हुआ। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए ये आपको वाई का आंसर नहीं दे सकती। अब बाय पर्सन, इसकी पहली एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि पर्सन के अंदर कैसे है। अब ये जरा एक अगर ग्राफ देखें तो ये है ऑस्ट्रेलियन जो से इंडिजिनस पीपल हैं, जिन्हें हम एब्रोजनीज आमतौर पर कहते हैं। वो उसके इंडिजिन, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के वहाँ इन्वेडर्स आए थे यूके से, जो आज गोरे लोग हैं, इन्वेडर्स आए थे प्रिजन के तौर पर। फिर उन्होंने जो वहाँ के नेचुरल इनहिबिटर्स थे, यानी कि इंडिजिनस पॉपुलेशन थी, उसको किल करना शुरू किया था और एक एक पूरी जनरेशन को किल किया। आज भी इंडिजिनस पॉपुलेशन की हेल्थ वहाँ बहुत ख़राब है। तो ये जो सा ग्राफ है, ये आपको बता रहा है कि किस तरह पर्सन ये वेरी करती है। इंडिजिनस पॉपुलेशन के अंदर डिजीज किस तरह ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन। ये जो सा आप पैरेलल लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली पैरेलल लाइन, ये जो सी आपकी पैरेलल लाइन जा रही है, अगर मैं इसको येलो में कर सकूं, ये आपकी ये पैरेलल लाइन जो सी है, ये एक्चुअली डिजीज केसेस है, ये हेल्थ स्टेटस है वहाँ की नॉन इंडिजिनस पॉपुलेशन का, ये गोरे लोगों को चल रहा है। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये आपके हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन, ये एब्रोजनीज का। ये जो से सॉलिड वाले हैं, ये सॉलिड बार्स जो सी हैं, ये आपकी वुमेन की हैं, और ये सी हॉलो बार्स हैं, ये आपकी ओपन बार्स हैं, ये आपकी मैन के हैं। अगर आप देखें सर्कुलेटरी डिजीज, ये इंडिजिनस पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन 2 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि 1 तो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी है और सर्कुलेटरी डिजीज इंडिजिनस में तकरीबन 3 टाइम्स है। इसी तरह नियोप्लाज्मास भी ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी डिजीज भी ज़्यादा, और इन्फेक्शियस डिजीजेस तो बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर एब्रोजनीस पॉपुलेशन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रही है, जहाँ हेल्थ की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर लो एजुकेशन, अंडर डेवलपमेंट, बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन ये आपको बता रहा है ग्राफ बहुत क्लियरली कि बाय पर्सन किस तरह इंडिजिनस पीपल ज़्यादा वल्नरेबल है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए भी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए भी, नियोप्लाज्म के लिए भी, और सर्कुलेटरी डिजीज़ के लिए भी। अच्छा, जैसे ये यहाँ पता है कि सर्कुलेटरी डिजीज तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिजिनस पॉपुलेशन। दूसरा आपका आ जाता है बाय प्लेस, कि एक कंट्री के अंदर, एक ख़ास एरिया के अंदर कैसे डिजीज़ डिफरेंट करता है। फॉर एग्जांपल, एक इंसान अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और दूसरा इंसान पाकिस्तान में पैदा हुआ, हम दोनों इंसानों के ऊपर कोई उनका अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, वो बाय चांस या बाय नेचर वहाँ पैदा हुए। अब दो कंट्रीज के दरमियान जो गैप है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अंदर, वही गैप उस इंसान की हेल्थ के अंदर भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा होगा, ही इज़ मोर वल्नरेबल फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। बेशक उसका डेली कम हो, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि डेली क्या होता है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, कि डिसेबिलिटी, एडजस्टेड लाइफ क्या होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द लाइफ क्या होती है। तो प्रोबेबली जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा होगा उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन वो वल्नरेबल होगा लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से, क्योंकि उसके अंदर उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, उससे एक्सेस होगी ज़्यादा फूड के ऊपर, तो एक्सेस ऑफ द फूड इज़ ऑल्सो बैड। ओबिसिटी वहाँ बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, एज कंपेयर टू जो इंसान पाकिस्तान में पैदा होगा, वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए वल्नरेबल होगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी, पॉवर्टी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक और ग्राफ मैं आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज का दिखाता हूँ कि किस तरह कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अब जो बंदा हंगरी में पैदा हो रहा है, उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं पर 100,000 ईयर्स, एज कंपेयर टू जो इंसान फॉर एग्जांपल यूएसए में है या फॉर एग्जांपल इटली में है। इसी तरह जो इंसान स्पेन में पैदा हुआ है, उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू जो इंसान जापान में पैदा हुआ है। क्यों पैदा हुआ है? अब ये कॉजेशन क्यों डिफरेंस है, ये कॉजेशन जानना ऑब्जर्वेशन के जरिए बहुत ज़रूरी है कि जापान की
पॉपुलेशन ऐसा क्या कर रही है जो फॉर एग्जांपल हंगरी की पॉपुलेशन नहीं कर रही? क्या ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन है? क्या ये इन्वायरमेंट का फैक्टर है? क्या ये कंट्री का इफेक्ट है? तो ये इस तरह आपको आइडेंटिफिकेशन बाय प्लेस की हो जाती है। तीसरी होती है बाय टाइम, कि पैसेज ऑफ द टाइम मोर्टेलिटी कैसे वेरी कर रही है, एक टाइम में वो क्या है, या सीजनल वेरिएशन उसके अंदर क्या है, ईयरली वेरिएशंस उसके अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के अंदर डेंगू एक खास वक्त में आता है, तो ये हमारी सीजनल वेरिएशन है। पोलियो आज से 20-25 साल ज्यादा था, आज कम है, ये हमारी ईयरली वेरिएशन है। अब यूएसए का मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ कि किस तरह वेरिएशन हुई है। ये वेरिएशन जरा आप देखें। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये ग्राफ देखें, ये जो सी है ना ऊपर वाली लाइन, ये आपकी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज की। अब ये दिखा रही है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर बड़ा ही तेजी से नीचे आई है, बहुत स्टार्कली वो नीचे आई है। 1986 से उसने बिल्कुल डाउनवर्ड एक सीधी उसमें गया। तो ये ग्राफ देख के हमें लगता है जी कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए यूएस के अंदर। ये अपने ज़रा जहन में रखें कि ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज तेज़ी से कम हो रहा है, ये हमें ग्राफ शो कर रहा है। इसी तरह लंग कैंसर इन मेल्स तकरीबन सेम रह रहा है, तकरीबन सेम रहा है। लंग कैंसर इन फीमेल इंक्रीज हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि डेवलप वर्ल्ड के अंदर फीमेल्स के अंदर स्मोकिंग की हैबिट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है। ख़ासतौर पर ये 1990s का एरा वो टाइम है जब फीमेल को आज़ादी मिलना शुरू हुई और उन्होंने ऐसे हैबिट्स को अपनाना शुरू किया। व्हीकल एक्सीडेंट तकरीबन सेम है, ये वाला है तो वो तकरीबन सेम है। डायबिटीज़ भी तकरीबन सेम है, थोड़ी सी इंक्रीज होती नज़र आ रही है इसमें। एड्स, HIV सडनली इंक्रीज हुआ है क्योंकि डिस्कवरी 1986 में हुई, इंक्रीज हुआ, फिर हमने अवेयरनेस दी 1998 में, कम हुआ, और ये थोड़ा सा फिर इसके अंदर स्टेबिलिटी आए। अब ये ग्राफ अपने जहन में रखिए, ये ग्राफ हमें पर ये नहीं बता रहा कि टोटल मोर्टेलिटी कितनी हुई है यूएस के अंदर। ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हर डिजीज की मोर्टेलिटी विद द ईयरली कितनी होनी है। अब जरा अगर आप ग्राफ को चेंज करें थोड़ा सा, आप इसके अंदर डेथ को रख लें, टोटल मोर्टेलिटी। ये है टोटल मोर्टेलिटी जो यूएस के अंदर हुई है 1978 से 2006 के अंदर। अब ये बड़ा माइनर डिफरेंस आया है, 1000 से लेके थोड़ा सा कम होके 800 आई है पर 1000 ईयर्स जो सी मोर्टेलिटी थी इंडिविजुअल्स की। अब यहाँ अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उस ग्राफ पहले वाले ग्राफ में हमें देख के लग रहा था कि जी बड़ा स्टार्कली वो नीचे आया, बहुत तेजी से नीचे आया, लेकिन एक्चुअली जब आप उसे कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ डेथ जो यूएस में हुई है, उसमें इसका इतना डिफरेंस ज्यादा नहीं है। 100 से तकरीबन वो 800 पे आ गया है बाय 2006। 1978 में वो 100 से थोड़ा सा ऊपर था, अब थोड़ा सा वो नीचे आ गया है। इसी तरह अगर आप HIV का यहाँ देखें, HIV वहाँ में शो कर रहा था कि 90s तक ऊपर गया है, फिर वो तकरीबन स्टेबल हो गया। यहाँ हमें बता रहा है कि 1986 से वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, फिर स्टार्कली नीचे आया है, तेज़ी से नीचे आया है, फिर वो एक स्टेबल हो गया। तो वो ग्राफ जो हमें एक्चुअली ये बता रहा है कि इंडिविजुअल्स की डेथ कितनी हुई है पर डिजीज नहीं, टोटल डेथ कितनी हुई है, जब उसके अगेंस्ट आप डिजीज की मोर्टेलिटी मेजर कर रहे हैं तो वो आपको ओरिजिनल पिक्चर दे रहा है। ये आपकी एपिडेमियोलॉजी का काम है, ये आपको एपिडेमियोलॉजी बताती है जब आप पर 100,000 ईयर्स पे उसको ले जाते हैं। एक और इसकी एग्जांपल स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स ने मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट किया, पुअर कंट्रीज के अंदर उसने ज्यादा अफेक्ट किया एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। ये हमारी बाय प्लेस है कि पुअर कंट्रीज के अंदर ज्यादा अफेक्ट हुआ। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ने अपना बहुत रोल प्ले किया। उसने बाय पर्सन, बाय प्लेस एंड बाय टाइम, इन तीनों मेन प्रिंसिपल्स को इकट्ठा किया और फिर उसने मैपिंग आउट की कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कैसे हो रही है, उसकी एवेल्युएशन कैसे करनी है और कंट्रोल कैसे करना है। तो 1967 के अंदर जहां 10 से 15 मिलियन लोग मर रहे थे और हर साल 2 मिलियन नए पीपल आ रहे थे स्मॉल पॉक्स के, सिर्फ 10 सालों के अंदर हमने उसे इतना इरेडिकेट कर दिया दुनिया से कि सिर्फ वो 2 कंट्रीज के अंदर रह गया, सिर्फ 2 कंट्रीज के लिए। और लास्ट नेचुरल अकरिंग केस स्मॉल पॉक्स का हमारे पास 1977 का है। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
अच्छा, एनालिटिक ने आपको 3 चीज़ें बता दी थी कि पर्सन बाय टाइम बाय प्लेस, लेकिन वो हु का आंसर नहीं दे सकता था, वाई का आंसर नहीं सॉरी दे सकता कि क्यों होता है। वाई का आंसर आपको एनालिटिकल देती है कि क्यों होता है। जैसे एक स्टडी हुई थी सीवीडीज के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के ऊपर, वो शायद आज तक चल रही है। आज हम जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, लेकिन उस वक्त वो नहीं जानते, तो ये हमने एनालिटिकल स्टडी की थी। ये कोहोर्ट स्टडी थी बेसिकली, जिसमें हमने लोगों को लंबे अरसे तक ऑब्जर्व किया था। तो आज हम जानते हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, दे आर मोर वल्नरेबल टू डेवलप द कॉर्नरी हार्ट डिजीज। सीवीडीज के लिए वल्नरेबल होते हैं, स्मोकिंग वाले वल्नरेबल होते हैं। ये हमें वाई का आंसर देता है एनालिटिकल स्टडीज तरह। इसी तरह एक और जो सी मैं ऊपर आपको मेंशन, क्योंकि स्मोकर्स के अंदर कैंसर की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स के अंदर। तीसरी स्टडी होती है इंटरवेंशनल स्टडी, कि आप कोई चीज़ इंटरवेन करता है रिसर्चर खुद। पहली दोनों स्टडीज डिस्क्रिप्टिव भी एनालिटिकल भी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। इंटरवेंशन स्टडी एक्चुअली वो स्टडी है जिसमें आप इंटरवीन करते हैं। आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी है डव वाली, कि एक गाल के ऊपर डव लगाएं, दूसरे पे डव ना लगाएं और रंग हुआ, तो वहाँ रिसर्चर खुद अपने हाथ से डव लगा रहा है कंपैरिजन करने के लिए। दैट इज योर इंटरवेंशनल स्टडी, जहां आपने इंटरवीन किया है। बहुत सी स्टडीज हुई। एक स्टडी ये हुई कि एस्पिरिन लेने से क्या चांसेस ऑफ हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कम हो जाते हैं या नहीं हो जाते। ये एक इंटरवेंशन स्टडी थी जहां हमने एक्चुअली एस्पिरिन इंडिविजुअल्स को दी, ताकि उनको आप मालूम कर सकें एक्चुअली के हुआ के कम हुई के कम नहीं हुई। तो ये आपका तकरीबन आज का चैप्टर था। इसमें हम कंक्लूजन्स एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमें थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजिस्ट के काम के बारे में पता लगा कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। शुरू में मैंने आपको हार्ट रेट, मैंने आपको रिलेटिव रिस्क के बारे में और अटैक रेट के बारे में बताया, उसका कैसे डिफरेंस होता है, मैंने आपको वो बताया। फिर मैंने आपको उसके बारे में ग्राफ दिखाया जो हमारी फूड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैंने आपके साथ इसके प्लेस टाइम और पर्सन के बारे में, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल के बारे में और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए मेरे ख्याल में मुझे आपसे इजाज़त लेनी चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे वो क्वेश्चन बता देना है। तब तक के लिए इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एंड आई होप आप पढ़ेंगे और आपको ये शिकवा नहीं होगा कि आपके लेक्चर्स कम हैं। थैंक यू।